नमस्ते साथियों। टर्निंग पॉइंट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में आज आपको बताते हैं राजा दाहिर के बारे में। राजा दाहिर सेन 663 से लेकर 712 ईस्वी, यानी कि इस समय कौन सा सन चल रहा है? 2023। मैं बात कर रहा हूं 663 से 712 के बीच की, जब राजा दाहिर का शासन होता था भारत के सिंध प्रांत पे। जैसे आजकल होता है ना, बहुत सारे स्टेट्स होते हैं, उनमें डिफरेंट राजा होते हैं, वैसे ही भारत में, पहले पाकिस्तान तो था नहीं साथियों, तो भारत में सिंध में एक राजा दाहिर सेन हुआ करते थे। बड़े प्रतापी राजा, बड़े अच्छे राजा। और चूंकि ये बॉर्डर पे था, तो क्या होता था उस जमाने में, वो युग हुआ जब इस्लाम ने पैर पसारे, तो इस्लामिक खलीफा पूरे अरब में छाए हुए थे और वो इस्लाम का प्रचार फैलाने में, तलवार की नोक पे फैलाने में लगे हुए थे पूरी दुनिया में। तो नेचुरली जो बिल्कुल पास में है वो पहले आएंगे, तो वो अक्सर इधर आक्रमण किया करते थे भारत पे, क्योंकि इधर से तो कर नहीं सकते, यहां समुद्र है, यहां समुद्र, इधर से नहीं कर सकते, इधर पहाड़, इधर नहीं कर सकते, इधर अरब है, इधर से वो अटैक किया करते थे। अब ये सिंध बिल्कुल था, सिंध में नीचे समुद्र था और इस तरफ अरब था, तो ये लगातार आक्रमण किया करते थे। इन्होंने 14 बार, इन खलीफाओं ने इस्लाम का प्रचार करने के लिए, फैलाने के लिए, कब्जा करने के लिए अटैक किया और राजा दाहिर ने और भी राजाओं ने इनको भगा दिया। लेकिन साथियों, क्या होता था कि उस जमाने में अटैक के अलावा ये लोग दूसरे फॉर्म में भी आते थे। अब इसमें क्या हुआ कि कुछ ट्रेडर्स आ गए। ट्रेडर्स का मतलब है जो ये सब व्यापार करते थे, तो उनको राजा दाहिर ने कहा कि समुद्र के किनारे तुम व्यापार कर लो। जैसे होता है आजकल सेकुलर, जो भारत भी होता है और भी देश होते हैं, वो इसी तरीके की सुविधाएं दे देते हैं शरणार्थियों को। एक और शरणार्थी थे इमाम हुसैन, इनको कहते हैं पैगंबर के ये पोते थे, और ये भाग कर आए थे अरब से। शिया सुन्नी की लड़ाई वो एक डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन वहां से अपनी जान बचाकर आए। इनको शरण दी राजा दाहिर ने सिंध में, महल में रहते होंगे। एक और व्यक्ति थे मोहम्मद अल्लाफी, इन्होंने भी अरब में उनके साथ कुछ लड़ाई झगड़ा, गद्दारी करी, वो भागे तो वहां से दौड़ाए गए। तो मोहम्मद अल्लाफी नाम कर ये एक तरीके के खलीफा के विरोधी, ये भी आके सिंध में टिक गए। तो सिंध में क्या था कि राजा दाहिर जो बहुत अच्छे राजा थे, उनको एक सेकुलरिज्म का भूत सवार हुआ। ये हिस्ट्री के ये पॉइंट्स आप जानिए कि क्या हुआ। उन्होंने बॉर्डर पर व्यापारियों को, महल में, किनारे, इन सब लोगों को बसा दिया। साथियों, आ गया 712, सन 712। सन 712 में इराक के खलीफा ने एक मोहम्मद बिन कासिम नाम का 17 साल का लड़का, उसको भेजा अटैक करने के लिए सिंध पर, कि जरा सिंध पर अटैक करके सिंध को कब्जे में ले लो, वहां के राजा को मार डालो। अब आप देखिए, एक बात मैं बताना भूल गया कि इनके राज्य में बुद्धिस्ट भी होते थे। जो बुद्धिस्ट होते हैं वो भी बहुत बड़े सेकुलर होते थे, ना इधर के ना उधर के, तो ये बुद्धिस्ट भी यहां पर थे। तो इस मोहम्मद बिन कासिम नाम के लड़के ने यहां अटैक करने के पहले 14 बार, चूंकि वो हार चुके थे, तो उन्होंने सोचा कि नई रणनीति अपनाई जाए। तो उन्होंने यहीं पर, सिंधु नदी भी होती है, तो सिंधु नदी के किनारे जितने कबीलियाई लोग थे और बुद्धिस्ट थे और जंगलों में जो लोग रहते थे, उनको साथ में ले लिया। और साथ में राजा दाहिर का एक करीबी था, उससे कहा कि तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें सिंध की गद्दी पे बैठा दूंगा, अलतकिया जो इस्लाम में होता है। अब ये आया तो सिंध नदी के किनारे पहले राजा दाहिर ने अपने बेटे को भेजा इससे लड़ने के लिए, और उसने इनके बेटे का गला काट दिया, जो कि इस्लाम में होता है गला काटना, इसके अलावा कुछ होता नहीं। अब इन राजा दाहिर को लगा कि अब मेरे पास कोई चारा नहीं है सिवाय लड़ाई करने का। उन्होंने मदद मांगी इमाम हुसैन, मोहम्मद अल्लाफी, इन ट्रेडर्स और भी बुद्धिस्ट सारे लोगों से, कि भाई साथ में आकर इस लड़के से लड़ो, वरना तो राज गया और सबकी जाने गई। इनमें से साथियों जितने आप नाम सब देख रहे हैं, सबने मना कर दिया कि हम इस्लाम के खिलाफ कुछ भी नहीं करेंगे, हम उनसे युद्ध नहीं करेंगे। परिणाम क्या हुआ कि मोहम्मद बिन कासिम नाम के 17 साल के लड़के ने राजा दाहिर की गर्दन काट दी। गर्दन ही तो काटी जाती है। गर्दन काटकर सिंध पर कब्जा कर लिया।
और कब्जा करने के बाद उसने कोशिश करी कश्मीर और पंजाब में घुसने की। तो कश्मीर में ललितादित्य राजा थे, बड़े प्रतापी। ललितादित्य को इंडियन अलेक्जेंडर कहते हैं, बहुत बड़ा राज था। उन्होंने मार भगाया इसको। और उसके बाद ये इधर थे बप्पा रावल दिल्ली की तरफ, उन्होंने, ये रावलपिंडी में भी थे, उन्होंने भी इसको मार भगाने की पूरा मतलब लगभग मार भगाया। और बाद में ये मोहम्मद बिन कासिम मात्र 20 साल की उम्र में मार भी डाला गया। और मारने की भी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो कभी और उसके बाद इस सिंध से इन सब लोगों को निकाल बाहर कर दिया बप्पा रावल ने। साथियों, इस स्टोरी से आपको क्या समझ में आया? यह समझ में आया कि जो बॉर्डर स्टेट होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। नंबर एक, बॉर्डर स्टेट में हमेशा राष्ट्रवादी सरकार होनी चाहिए और वहां पर किसी भी विदेशियों को शरण नहीं देनी चाहिए। आप बंगाल में देते हैं, कश्मीर में देते हैं, क्या हाल हुआ? केरल में भी देते हो, हाल क्या हुआ? आप देख ही रहे हो क्या हो रहा है। दूसरा कि ये जो सेकुलरिज्म को भूत होता है, जो राजा दाहिर को सवार हुआ था, तो ये सेकुलरिज्म के भूत में क्या होता है कि आपने उसको भी शरण दी, उसको भी दिया, तुम भी करो, तुम भी करो। बाद में यही लोग आपका गला कटवाने में मदद करते हैं। इनका सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा उसी इस्लाम की तरफ रहेगा, भले ये आपके ही लैंड पे खा रहे हो, पी रहे हो। अब देखिए उसका परिणाम यह भी हुआ कि ये जितने लोग थे बाद में इन सबों की भी गर्दन काट दी मोहम्मद बिन कासिम ने। बुद्धिस्टों की भी काट दी। बुद्धिस्ट इसके बगल में अफगानिस्तान था, वहां पे भी काफी थे, सारे बुद्धिस्टों की गर्दन काट दी गई। पूरे सिंध में 712 में सारे मंदिर डिस्ट्रॉय कर दिए गए, उस पर मस्जिदें खड़ी कर दी गई। बगल में बलूचिस्तान है, वहां पे एक शहर है हरिद्वार जैसा, उसको नष्ट करने की पूरी कोशिश करके वहां के मंदिर ध्वस्त कर दिए। क्योंकि ये जब भी आते थे तो इनका एक ही काम होता था कि मंदिरों को ध्वस्त करना है और वहां पर मस्जिद खड़ी करनी। और एक बात कि सिंध से 20,000 औरतें ले जाई गई और अरब में नीलाम की गई। 20,000 औरतें और हजारों हिंदुओं के गले काट दिए गए और इन सबका धर्म परिवर्तन कर दिया गया। अब आप देखिए इस समय ये पूरा पाकिस्तान बन गया है। इस पाकिस्तान में जितने भी लोग रह रहे हैं मुस्लिम बन के, वो विशुद्ध रूप से हिंदू हैं। वो इसी तरीके से धर्मांतरण करके मुसलमान में तब्दील हुए और आज वो इसी धर्म के और इसी देश के दुश्मन हो गए। अलग पाकिस्तान बना लिया। जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं वो भी यही काम कर रहे हैं। तो साथियों, और भी एक चीज करनी है, सबक लेना है कि जो आपका धर्म छोड़ता है सबसे बड़ा दुश्मन तो पहले वही बन जाता है आपका। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इतिहास से इतनी शिक्षाएं मिल रही हैं और इस टर्निंग पॉइंट जो 712 में हुआ उसका खामियाजा हम अभी तक भुगत रहे हैं। अपने बच्चों को बताइए, चेत जाइए, जागरूक होइए। ये स्टोरी बताना, राजा दाहिर के नाम से स्मारक बनने चाहिए, सड़कें बननी चाहिए, सम्मान देना चाहिए, सबको बताना चाहिए और शिक्षा भी लेनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।